हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर है नेमिंग रिएक्शंस इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12th का ये टॉपिक है, ठीक है। और स्पेशली मैंने इसके अंदर 2 चैप्टर कवर किए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, ठीक है। तो 2 चैप्टर की नेमिंग रिएक्शन मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्या रिएक्टेंट होता है, क्या प्रोडक्ट होता है, क्या रिएजेंट लेना पड़ता है, या उसके अलावा अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बात होगी तो वो भी रिवाइज करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आपका जो है फुल ऑन रिवीजन हो जाएगा। और आप जानते ही हैं कि नेमिंग रिएक्शंस, स्पेसिफिकली नेमिंग रिएक्शंस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है केमिस्ट्री के अंदर। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से, तो जल्दी से फिर स्टार्ट करते हैं। पहला जो मैं ले रही हूँ चैप्टर वो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। ये सारी नेमिंग रिएक्शन मैंने लिख दी है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर, अच्छा, स्टार्ट करने से पहले आपने नोटबुक लेना है, ठीक है, और कॉपी पेन के साथ ही बैठना है। ऐसे देखना नहीं है, देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप खुद नहीं लिखेंगे। ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होता है, आपको इसको लिखना भी पड़ेगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर। पहला रिएक्शन है स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन का जो मेन काम है वो है फ्लोराइड्स, अल्काइल फ्लोराइड की प्रिपरेशन। हम लिख सकते हैं कहाँ यूज होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ RF, अल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने में यूज होते हैं। रिएक्शन क्या करनी है, आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, बस फ्लोरीन नहीं लेना, वो तो प्रोडक्ट में ही बनाना आपने, ठीक है। तो आप कोई भी अल्काइल हैलाइड, जैसे सपोज कीजिए आपने ले लिया CH3Cl, आप क्लोरीन या ब्रोमीन ले सकते हैं यहाँ पर। तो CH3Cl ले लिया, इसको हम किसी फ्लोरिनेटिंग एजेंट के साथ ट्रीट कर देते हैं। बेसिकली ऐसा मॉलिक्यूल जो फ्लोरीन देता है। तो याद रखना है, या तो आप AgF ले सकते हैं, एक चीज़ हो गई, या आप ले सकते हैं Hg2F2, या आप ले सकते हैं SbF3। इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं, नोट कर लो, तीनों में से एक ही लेना है। क्या क्या ले सकते हैं, AgF, Hg2F2 या फिर SbF3, ठीक है। होगा क्या रिएक्शन में, ये जो सपोज कीजिए आप AgF ले रहे हैं, तो Ag तो Cl के साथ निकल लेगा बाहर, है ना। तो बाय प्रोडक्ट में आपको मिल जाएगा AgCl, और बाकी जो मिथाइल बचा वो फ्लोरीन के साथ आ गया, तो CH3F। तो आपने एक अल्काइल हैलाइड से दूसरा अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर लिया। क्वेश्चन पूछा क्या जाता है, क्वेश्चन मैं साथ साथ आपको बताती भी रहूँगी कि क्वेश्चन जो है कहाँ, मतलब किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा पूछा जा रहा है, किस पॉइंट पे ज़्यादा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भाई AgF की जगह क्या क्या ले सकते हैं, तो ये 3 रिएजेंट हम ले सकते हैं। अगर आपने Hg2F2 लिया होगा तो Hg2Cl2 बन जाएगा, सिमिलरली फॉर Sb। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है फिनक्लिस्टीन। नाउ अभी फिनक्लिस्टीन रिएक्शन कहाँ यूज होती है, ये यूज होती है RI की प्रिपरेशन में, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करने में। प्रिपरेशन ऑफ RI, अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर करना क्या है, इसके लिए आपने क्या करना है, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लेना है। जैसे सपोज कीजिए कि आपने ले लिया, अच्छा जैसे CH3Cl लिया था, यहाँ पे भी आप CH3Cl या CH3Br कुछ भी ले सकते हो, CH3Br ले लो, उसको NaI और एसीटोन के सोल्यूशन में ट्रीट करना है। होगा क्या, जैसे इस बार Ag के साथ Cl निकला था, इस बार Na के साथ Br निकल जाएगा, कोई भी अल्काइल हैलाइड हो सकता है, ठीक है। तो NaBr निकल गया साथ में, और क्या बचा, CH3 किसके साथ आ जाएगा, आयोडीन के साथ। तो आपने अल्काइल आयोडाइड प्रिपेयर कर लिया, ठीक है। कोई भी अल्काइल हैलाइड बना सकते हो आप, अल्काइल आयोडाइड बना सकते हो। तीसरी रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वुड्स रिएक्शन इसको बोलते हैं, WURTZ, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन का जो मेन काम होता है ना, वो होता है कार्बन नंबर बढ़ाने के लिए, कार्बन नंबर इंक्रीज होते हैं और एक्चुअली डबल हो जाते हैं। मतलब 2 कार्बन लिए होंगे रिएक्टेंट में तो 4 हो जाएंगे, 4 लिए होंगे तो 8 हो जाएंगे। तो इसकी खास बात ये है कि इसमें अल्केन प्रिपेयर होते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, और एक्चुअली कार्बन नंबर डबल हो जाते हैं। तो आपने ये भी ध्यान रखना है, कार्बन नंबर डबल इन प्रोडक्ट। साथ साथ जो जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा रही हूँ ना, सब लिखना है, कुछ नहीं छोड़ना है, और अच्छे अच्छे नोट्स बनाने हैं। फायदा आपको नोट्स बना के ही होने वाला है। डबल इन प्रोडक्ट कैसे डबल हो जाते हैं देखते हैं अभी। जैसे कोई अल्काइल हैलाइड ले लो, इसमें भी अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है। सपोज करो आपने ले लिया CH3CH2Br, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हम लेंगे, तो मैं दोबारा एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ BrCH2CH3, सेम मॉलिक्यूल लेने हैं आपने, जैसे 2 मॉलिक्यूल ले लिए, और इसको ट्रीट करना है Na और ड्राई ईथर के साथ। ड्राई ईथर यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, क्या होगा, ये Na एक एक Br को ले जाएगा, तो यानी कि 2 Na 2 Br को लेके चलेगी, तो बाय प्रोडक्ट बना 2 NaBr। देखो ऑर्गेनिक में ना कई बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने के लिए रिएक्शन में हमें बाय प्रोडक्ट पे फोकस करना पड़ता है। बाय प्रोडक्ट पता चल गया तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब क्या बचा, ध्यान से देखो, CH3CH2 यहाँ से रह गया, और यहाँ से बचा CH2CH3, यानी कि आपको मिलेगा CH3CH2,
और इस CH2 के साथ क्या कंबाइन होगा, ये CH2 है ना, तो आपको मिलेगा CH2 CH3, दोबारा 2 मिल गए ना। तो एक्चुअली रिएक्टेंट में कितने कार्बन थे, एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन थे। यू हैव टू चेक पर मॉलिक्यूल, तो रिएक्टेंट में पर मॉलिक्यूल में 2 कार्बन थे, यहाँ पे पर मॉलिक्यूल में 4 कार्बन हो गए। तो एक्चुअली जैसा कार्बन नंबर बिकम डबल इन रिएक्शन, और बना क्या है, अल्केन। तो 2 बातें याद रखनी है कि इसमें अल्केन बनते हैं और कार्बन नंबर डबल हो जाते हैं, और ड्राई ईथर के साथ ही रिएक्शन होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास वुड्स फिटिग। जैसा वुड्स है ना वैसा ही वुड्स फिटिग है, क्योंकि वुड्स तो इसमें आ ही रहा है। तो अलग क्या है, तो ये जो 3 रिएक्शन लिखे हैं ना, वुड फिटिग, वुड्स, ये सारी रिएक्शन ना मतलब भाई बहन है आपस में, ये सारी सेम टाइप की हैं, सेम टाइप। तो फिर जब सेम टाइप की है तो फ़र्क क्या है, फ़र्क देखते हैं अभी क्या है। वुड्स फिटिग में FITT, ओके। वुड्स फिटिग में देखिए जब आप वुड्स करा रहे थे तो आपने दोनों अल्काइल हैलाइड लिए थे, दोनों आपने एलिफेटिक मॉलिक्यूल लिए थे, एलिफेटिक बोलते हैं इनको, है ना, चेन वाले लिए थे। वुड्स फिटिग में आपको क्या करना है, एक अल्काइल हैलाइड लेना है और एक अराइल हैलाइड लेना है। अराइल का मतलब होता है बेंजीन वाला। क्या बोला मैंने, एक अल्काइल और एक अराइल। जैसे मान लीजिए कि आप ले रहे हैं CH3Cl, ठीक है, तो आप 2Na तो बीच में लेंगे ही लेंगे। इस बार ना आपको CH3Cl नहीं लेना, आपको बेंजीन वाला लेना है। तो आपने ले लिया क्लोरीन और साथ में बेंजीन, तो एक एलिफेटिक मॉलिक्यूल हो गया और एक एरोमेटिक हो गया। जबकि वुड्स में सिर्फ दोनों ही एलिफेटिक होते थे। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एलिफेटिक मॉलिक्यूल वो होते हैं जो चेन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, चेन होती है उनमें, ब्रांच हो, लीनियर हो, बस चेन होनी चाहिए। और एरोमेटिक वो होते हैं जिनमें कोई एरोमेटिक मॉलिक्यूल होता है, लाइक बेंजीन है, ठीक है, तो ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। तो फिनोल एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, बेंजल्डिहाइड एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, हेलोअरीन, क्लोरोबेंजीन एक एरोमेटिक मॉलिक्यूल, इसमें बेंजीन है। मगर ये जो चेन वाले मॉलिक्यूल हैं सारे एलिफेटिक होते हैं। ओके, तो ड्राई ईथर के साथ करना है तो मैं DE लिख देती हूँ, बार बार ड्राई ईथर नहीं लिखेंगे, D मतलब ड्राई ईथर है। यहाँ पर होगा क्या, एक Na एक Cl को ले जाएगी, है ना। तो अब देखो आपने 2 NaCl तो बना दिया, अब क्या बचा, यहाँ से बचा CH3 और यहाँ से बचा बेंजीन, मतलब फिनाइल हुआ वैसे ये। तो आपको मिलेगा CH3 और साथ में बेंजीन, तो इसको बोलते हैं टॉलीन, इसे बोलते हैं टॉलीन। तो आपको मिल गई टॉलीन और साथ में जो बाय प्रोडक्ट आपको मिला है वो तो खैर मिला ही है, 2 मोल्स ऑफ NaCl, वो तो सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन नंबर डबल नहीं हो रही है बिकॉज ऑब्वियसली एक में बेंजीन है और एक कार्बन है, पर कार्बन नंबर यहाँ पे भी इंक्रीज ज़रूर हो रहे हैं, मिल यहाँ पे भी अल्केन ही रहे हैं, मतलब बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही मिल रहे हैं। तो वुड्स और वुड्स फिटिंग में फ़र्क क्लियर हो गया। अगली रिएक्शन में आपको बताऊंगी फिटिंग, जो ऑब्वियसली इन दोनों से अलग है, ठीक है। तो फिटिंग में क्या करना है, देखिए फिटिंग में आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। जब वुड्स में आपने दोनों एलिफेटिक लिए, वुड्स फिटिंग में आपने एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक लिया, तो फिटिंग में क्या करना चाहिए, दोनों एरोमेटिक लेने चाहिए, है ना। तो दोनों एरोमेटिक मॉलिक्यूल ले लेंगे, जैसे आपने ये भी क्लोरोबेंजीन ले ली, है ना, और 2Na के साथ ट्रीट करेंगे, और आपने दूसरी तरफ भी एरोमेटिक मॉलिक्यूल जैसे क्लोरोबेंजीन ले ली। थोड़ी बेंजीन मेरी थोड़ी सी बिगड़ गई है, पर यकीन मानिए बेंजीन है, ठीक है। इसको NaCl के साथ ट्रीट करना है, Na के साथ ट्रीट करना है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। NaCl एज अ बाय प्रोडक्ट निकल जाएगा, और क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान से देखना, ये बेंजीन एक रिंग और ये दूसरी रिंग, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगी। तो बेसिकली ना यहाँ पे फिनाइल वर्ड यूज़ हुआ। कितने फिनाइल मिले हैं, 2 फिनाइल यूज़ हुए हैं, तो इसका नाम है बाईफिनाइल। क्या नाम हुआ, बाईफिनाइल। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है कि आप क्लोरोबेंजीन से बाईफिनाइल कैसे बनाएंगे। तो पहले तो बच्चों को यही नहीं समझ आता है बाईफिनाइल क्या चीज़ है। तो याद रहेगा कि बाईफिनाइल मतलब 2 बेंजीन जुड़ी हुई हैं आपस में थ्रू 1 सिंगल बॉन्ड, तो दैट इज बाईफिनाइल, याद रख लेना। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास फ्रिडल-क्राफ्ट असाइलेशन। एक्चुअली मैं आपको फ्रिडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन इकट्ठे समझा देती हूँ, दोनों में सिमिलैरिटी भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं, तो मैं इकट्ठे बता देती हूँ आपको कि है क्या ये चीज़ फ्रिडल-क्राफ्ट। तो मैं इकट्ठे समझा रही हूँ दोनों, ध्यान रखना 6th और 7th इकट्ठे हैं, ठीक है। फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन का ये 2 टाइप होता है, एक होता है फ्रिडल-क्राफ्ट FC बोल रहे हैं इसको, अल्काइलेशन, यानी कि 6th वाली रिएक्शन जो आपकी है बेसिकली,
और एक है फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन, 7th वाली रिएक्शन। नाउ अब ना यहाँ पे फ़र्क क्या है, फ़र्क है इनके नाम का और ऑब्वियसली जो बन रहा है उसका भी। अल्काइलेशन का मतलब होता है जनरल कि अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है। अल्काइलेशन मतलब अल्काइल, और अल्काइल बोलते हैं आर भी बोलते हैं इसको, तो अल्काइल यानी कि आर ग्रुप ऐड हो रहा है, सही बात। असाइलेशन का मतलब होता है कि असाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। अभी असाइल ग्रुप क्या होता है, असाइल ग्रुप होता है आर सी डबल बॉन्ड ओ, दिस कॉल्ड असाइल ग्रुप। तो फर्क समझ आ गया, यहाँ अल्काइल ग्रुप ऐड हो रहा है, यहाँ पे असाइल ग्रुप ऐड हो रहा है। असाइल इज दिस आर सी ओ ग्रुप इज कॉल्ड असाइल। नाउ करना क्या है, सपोज कीजिए कि मैंने सेम रिएक्टेंट लिए और एक में फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, एक में असाइलेशन करा रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने लिया क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, कुछ भी ले लो, ठीक है, उसमें आपने ऐड कर दिया। अगर आप अल्काइलेशन कर रहे हैं ना तो आपको CH3Br लेना पड़ेगा, बेसिकली आपको RX लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे RX ले लेती हूँ, कोई भी RX ले लिया आपने, उसको आप किसी लुईस एसिड के साथ ट्रीट करेंगे। देखो दोनों में ही लुईस एसिड तो चाहिए। अब ये लुईस एसिड क्या हो सकता है, तो लिख लो यहाँ पे लुईस एसिड क्या हो सकता है। ये हो सकता है एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3 या FeBr3, मतलब एक टाइम पे एक ही लेना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या क्वेश्चन है कि फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में कौन कौन से लुईस एसिड ले सकते हैं, या तो AlCl3 लेंगे या FeCl3 लेंगे या FeBr3 लेंगे, और कुछ नहीं लेना। मैंने कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन भी पूछा था, ऐसा ही था कि अल्काइलेशन में कौन कौन से ग्रुप मॉलिक्यूल ले सकते हैं हम, तो यही ले सकते हैं, इसके अलावा नहीं लेना। अगर NaCl NaBr है तो वो नहीं लेना है, प्लीज़ नोट करना, इंपॉर्टेंट है पॉइंट, ठीक है। होगा क्या, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे क्लोरीन जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। क्लोरीन या हैलोजन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, तो इनकमिंग ग्रुप को वो हमेशा ऑर्थो और पैरा पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लो, क्या कि जो हैलोजन होते हैं, हैलोजन का सिंबल X होता है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, मतलब जो नया वाला ग्रुप लगाएंगे ये ऑर्थो या पैरा पे लगाएंगे। तो एट ऑर्थो और पैरा पोजिशन क्या है, देखो अगर ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, समझ रहे हैं बात। अगर ये 1 है तो ये 2 3 4, तो 2 और 4 पोजीशन को ऑर्थो और पैरा पोजीशन को बोलते हैं। किन किन को, 2 और 4 पोजीशन को ऑर्थो और पैरा बोलते हैं। 2 को ऑर्थो, 4 को पैरा, यानी कि जो नया ग्रुप आएगा वो 2 और 4 पे आएगा, 2 या 4 पे, ठीक है। तो कैसे आएगा, देखो एक बार हम ये R ग्रुप 2 पे लगाएंगे क्योंकि R ऐड होना है ना, तो एक बार ये R ग्रुप आप 2 पे लगाएंगे, इसको बोलेंगे ऑर्थो, ऑर्थो प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और एक बार ये R ग्रुप आप पैरा पे लगाएंगे, लगा लिया। अब R तो कुछ भी हो सकता है ना, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, पर आपने ध्यान रखना है कि हैलोजन हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो एक बार 2 पे आया, एक बार 4 पे आया, 2 वाले को ऑर्थो बोला और 4 वाले को आपने पैरा बोल दिया, ओके। नाउ अब फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन में सेम काम करना है आपने, मगर इस बार आपने रिएजेंट चेंज कर देना। जैसे मान लीजिए कि इसी रिएक्शन में आपने असाइलेशन करानी थी, तो आप फिर RX नहीं लोगे, आप लोगे RCOCl, या यहाँ पे अगर मैं X की जगह Cl ले लूँ या Br ले लूँ, चलो ठीक है, तो RCOBr या RCOCl ले लिया आपने। और रिएक्शन हमेशा लुईस एसिड की तरह, इसमें AlCl3 या FeBr3 या FeCl3, सेम रिएक्शन यहाँ पे भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे भी ये बॉन्ड टूटेगा और इसके 2 और 4 पे ये ग्रुप आएगा। तो कैसे आएगा, क्लोरीन, अभी R कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ CH3 लिख देती हूँ। अब बॉन्ड कार्बन से टूटा तो कार्बन से ही बनेगा, ध्यान रखना, ये नहीं कि आप CH3 से बनाना स्टार्ट कर दें। तो एक बार आएगा COCH3 ऑर्थो पे और एक बार COCH3 पैरा पे। ये जो COCH3 होता है ना, बेंजीन के साथ जब COCH3 आ जाता है तो उसको बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है, ग्रुप है ऑब्वियसली, कीटोन ग्रुप है ये। तो अब एसिटोफिनोन पे क्लोरीन लगा हुआ है 2 पे, अगर जैसे आप 1 कहेंगे, 1 ही कहना पड़ेगा, तो ये 2 है। तो पूरा नाम क्या बना, पूरा नाम बना 2-क्लोरो एसिटोफिनोन। तो इसका नाम बताने की जरूरत नहीं है, और सॉरी ये पैरा था, मैंने इसको बंद करके लिख दिया, ठीक है, बंद करके ऐसे लिखा जाएगा। तो कीटोन है तो 1 पोजीशन देनी पड़ेगी,
तो अब 4 पे क्लोरो है, तो इसका नाम बनेगा 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। तो मैं लिख नहीं रही, आप देख लो, अगर ये 2 क्लोरो है तो 4 क्लोरो है, ठीक है, मतलब ये ऑर्थो प्रोडक्ट और ये पैरा प्रोडक्ट। तो आप क्या समझे फ्रिडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन और असाइलेशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि अल्काइलेशन में R ऐड होता है, जबकि असाइलेशन में RCO ऐड होता है। देखो ये RCO ऐड हो गया। दूसरी बात, जो कॉमन बात है, चाहे आप अल्काइलेशन करा रहे हैं चाहे आप असाइलेशन करा रहे हैं, रिएजेंट आपको याद रखने पड़ेंगे। मतलब जो आप लुईस एसिड ले रहे हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे कि या तो आप AlCl3 ले सकते हैं, या FeCl3 ले सकते हैं, या FeBr3 ले सकते हैं एनहाइड्रस। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। एक में असाइल ग्रुप आता है, एक में अल्काइल ग्रुप आता है। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास सैंडवेयर रिएक्शन। सैंडवेयर रिएक्शन का यूज होता है हेलोअरीन बनाने के लिए, और किसकी प्रिपरेशन में यूज होता है? प्रिपरेशन ऑफ या तो क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, इनको ही प्रिपेयर कर सकते हैं और किसी को प्रिपेयर नहीं कर सकते। फ्लोरीन और आयोडीन इससे नहीं बनते हैं। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन ये है कि आपको एक मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ग्रुप लेना पड़ेगा, बेंजीन N2Cl, इसका नाम होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। लिख देती हूँ मैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, अब अगर आप, डिपेंड करता है किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। अगर आप ट्रीट कर रहे हैं CuCl, क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, कॉपर का सॉल्ट लेना है और HCl के साथ, तो यहाँ पे एक तो ये सारा N2 निकाल देना है आपने। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि डाई नाइट्रोजन तो चली गई यहाँ से, और साथ में N2 गया और उसकी जगह आ गया Cl। तो अगर आप क्लोरोबेंजीन बनाना चाहते हैं तो CuCl और HCl लेना पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आप बनाना चाहते हैं ब्रोमोबेंजीन तो Cl की जगह आपको Br लेना पड़ेगा। तो CuBr और HBr अगर आप ले रहे हैं तो आपको मिल जाएगा ब्रोमोबेंजीन और साथ में N2 आ जाएगा। N2 गैस निकलती है, ध्यान रखना पड़ेगा। तो 2 चीज़ें आप बना सकते हैं इससे, ठीक है ना। नेक्स्ट है गेटरमैन। एग्जैक्टली सैंडवेयर जैसी है, छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है देखते हैं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सैंडवेयर और गेटरमैन में, तो मैं आपको डिफरेंस समझाती हूँ कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है। गेटरमैन में भी सेम रिएक्शन है, पर आपने क्या करना है, जहाँ पे आप कॉपर का सॉल्ट ले रहे हैं ना, आपने सॉल्ट नहीं लेना, आपने सिर्फ कॉपर ही ले लेना है। तो यहाँ पे CuCl की जगह Cu और CuBr की जगह Cu, जैसे सेम रिएक्शन कर रहे हैं N2Cl बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ, मगर इस बार कॉपर और HCl ले रहे हैं और दूसरी तरफ कॉपर और HBr ले रहे हैं। तो जब HCl लेंगे तो क्लोराइड बनेगा, सॉरी क्लोरोबेंजीन बनेगी, और जब आप Br ले रहे हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनेगा, और N2 और N2 तो बाहर निकलेगा। सेम रिएक्टेंट है, सेम प्रोडक्ट है, द ओनली डिफरेंसेस कि यहाँ पे सॉल्ट लिया है, यहाँ पे सिर्फ मेटल ले लिया है, सॉल्ट नहीं लिया है। ओके, तो ये रिएक्शन थी आपके पास हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस थी, जो जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको सारी समझा दी है। अगला टॉपिक है अल्कोहल, फिनोल और ईथर की नेमिंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन है कपलिंग रिएक्शन। नाउ कपलिंग में हम क्या करते हैं, एक्चुअली ये फिनोल की केमिकल रिएक्शन है। क्या होता है कपलिंग में, हम लेते हैं जो आपने सैंडवेयर में भी लिया था, क्या था वो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, एग्जैक्टली वही चीज़ लेनी है। तो इस बार हम ले रहे हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यानी कि N2Cl। अब इसको अगर आप खोल के लिखते हैं ना बेटा, तो ये ऐसा होता है। अगर आप इसको ओपन करके लिखते हैं तो ये माइनस और ये प्लस ऐसे दिखता है खोल के लिखे तो। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हम ट्रीट कर रहे हैं फिनोल के साथ। फिनोल को भी आपने लिटा देना है, जैसे आपने इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को लिटा दिया है, वैसे फिनोल को भी लिटा के लिख दिया। आप नोटिस करेंगे कि मैंने फिनोल का OH इधर रखा है। कैसे याद रखोगे, फिनोल में जो पैरा मतलब क्या, 4th पोजीशन। तो अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4th है, तो 4th का जो हाइड्रोजन है उसको खोल के लिख रहे हैं, ठीक है। और ये रिएक्शन एक वीकली अल्कलाइन मीडियम में कराते हैं हम, मतलब अल्कलाइन सोल्यूशन होता है। होगा क्या, देखो OH के पैरा पे जो हाइड्रोजन है वो, और यहाँ का जो क्लोरीन है वो बाहर निकल जाता है, निकल गया। तो अब क्या बना, HCl तो आपने निकाल दिया। तो अब यहाँ यहाँ से मिला आपको N डबल बॉन्ड N, और मतलब HCl निकालने के बाद जो भी बचा, देखो H में H चला गया तो यहाँ से ये बचा, ये कार्बन,
और यहाँ पे ये N बचा, तो N और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, नया बॉन्ड, मतलब N और बेंजीन रिंग के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पैरा पे। अगर आप देखो 1 2 3 4, तो पैरा पे OH लगा है, तो यहाँ पे बढ़ाता है हाइड्रोक्सी, तो पूरा नाम बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। याद रखोगे ना, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। शॉर्ट फॉर्म में इसको एजो डाई भी बोलते हैं। अब डाई वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि इसका एक कलर होता है बहुत सुंदर, सुंदर ना भी हो पर कलर तो होता है, और कलर होता है इसका ऑरेंज। यही रिएक्शन यूज होती है फिनोल के डिस्टिंक्शन टेस्ट में, क्योंकि आपने दो चीजें ली। क्या? एक तो आपने लिया बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड, और एक आपने लिया फिनोल। यानी कि जब आप बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड को फिनोल के साथ ट्रीट करते हो तो वहाँ पे आपको पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन मिल जाती है, यानी कि एजोडाई मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फिनोल का डिस्टिंक्शन टेस्ट भी हम यहाँ पे कह सकते हैं। फिनोल को डिस्टिंक्शन टेस्ट का मतलब होता है कि आप लेबोरेटरी में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो सैंपल आपको दे रखा है वो कौन से मॉलिक्यूल का है, कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो यहाँ पे फिनोल जब रिएक्शन देंगे डाइज़ोनियम सॉल्ट के साथ तो वो ऑरेंज कलर दे देंगे, तो जिस सैंपल में ऑरेंज कलर आ जाएगा हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन हो गया। डिस्टिंक्शन टेस्ट का मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी टर्म 1 के बच्चों के लिए, मतलब हैलो एल्केन और अल्कोहल वाला चैप्टर जो है उसके लिए डिस्टिंक्शन टेस्ट का भी एक वीडियो बनाएंगे, क्रिस्प के साथ छोटा सा वीडियो, ताकि आप जो है आपको ईजिली याद हो जाए। ठीक है, तो चलिए दूसरा रिएक्शन हमारे पास यहाँ पे है एस्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन का मतलब ही होता है एस्टर की प्रिपरेशन। तो एस्टेरिफिकेशन मतलब प्रिपरेशन ऑफ एस्टर। एस्टर अगर आपको पता हो तो उनका फॉर्मूला होता है RCOOR, ये फॉर्मूला होता है एस्टर का। अब कैसे बनाना है एस्टर, देखिए इसके लिए आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लेते हैं। जैसा सपोज कीजिए आपने ले लिया CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में आपको लेना है अल्कोहल। तो मैंने ले लिया OHCH3, मतलब उल्टा करके ले लिया, इट इज़ CH3OH वैसे। ठीक है, तो ये अल्कोहल हो गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। रिएक्शन को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करना है। अब क्यों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 चाहिए? देखिए जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ना, वो एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। कौन सा एजेंट है? अब ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? देखिए डी आप नाम से समझ रहे हैं, डी मतलब रिमूवल, हाइड्रा माने वाटर। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स जो वाटर रिमूव करते हैं। Al2O3 भी एक बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, याद रहेगा। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्यों ले रहे हैं, मतलब क्या वाटर क्यों रिमूव करना है? इसलिए रिमूव करना है क्योंकि हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का OH चाहिए और अल्कोहल का H चाहिए। तो OH और H मिलकर क्या बना देंगे? वाटर। तो यहाँ तो वाटर बन गया, बन गया। अब क्या बचा? अब बचा CH3CO और यहाँ से बचा OCH3, तो जोड़ दो तो क्या बना? CH3COOCH3। तो मिल गया ना आपको एस्टर। तो एस्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ लेना पड़ेगा। ओके, रिएक्शन रिवर्सिबल होती है जैसा आपको दिख ही रहा है, और रिएक्शन में जो एक बाय प्रोडक्ट है वो वाटर है। तो रिएक्शन अगर आप चाहते हो कि होती रहे तो इसके लिए आपको बाय प्रोडक्ट वाटर रिमूव करना पड़ेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ली-चाइटलेट प्रिंसिपल अगर आप बाय प्रोडक्ट रिमूव करते रहोगे तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड रहेगी। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिमूविंग वाटर? सो दैट ताकि जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो तेज हो और हमें ज़्यादा एस्टर मिले। नेक्स्ट रिएक्शन है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म रिएक्शन ना मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन कौन देता है आइडोफॉर्म रिएक्शन? अल्कोहल देते हैं, एल्डिहाइड देते हैं और कीटोन भी देते हैं। तो फिर सब देते हैं तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क है, अल्कोहल देते हैं मगर सारे अल्कोहल नहीं देते हैं। सिमिलरली सारे एल्डिहाइड और कीटोन भी रिएक्शन नहीं दे सकते। तो फिर हमें कैसे पता कौन देगा कौन नहीं देगा? इसी के ऊपर क्वेश्चन आता है कि हाउ टू विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन और नॉट। तो उसके लिए ना आपको एक चीज़ याद रखनी है। क्या? मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। देखिए आइडोफॉर्म रिएक्शन में अगर अल्कोहल अगर आपको मॉलिक्यूल दे दिया मान लो, तो आपको कैसे पता चलेगा? उसमें आपको एक लिंकेज देखनी है। क्या? जिन अल्कोहल में CH3 CHOH, अब देखो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, इस कार्बन ने 1 2 3 बॉन्ड तो बना दिया, चौथा रह गया। अब वो जो मर्जी बनाया वो कोई मतलब नहीं है,
बस इतना तो बन रहा है ना। तो जिस अल्कोहल में ये लिंकेज हो गई वो रिएक्शन देगा। तो अल्कोहल के लिए ये लिंकेज होनी चाहिए, है ना। यहाँ कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इतनी चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए बस उसके अंदर, ये लिंकेज होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आप एल्डिहाइड और कीटोन की बात कर रहे हैं तो एल्डिहाइड और कीटोन में रिएक्शन होगी अगर CH3 C डबल बॉन्ड O वाली लिंकेज है। तो देखो CH3 तो सब में है, यहाँ पे CH के साथ OH है, जबकि यहाँ पे C के साथ डबल बॉन्ड O है, क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। तो दिस मस्ट बी प्रेजेंट, अगर ये है तो रिएक्शन होगी वरना नहीं होगी। तो ठीक है, तो दिस लिंकेज मस्ट बी प्रेजेंट। तो कौन कौन देता है? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, तीनों देते हैं बशर्ते ये ग्रुप हो। चलिए फिर करते हैं रिएक्शन। तो वही मॉलिक्यूल लेते हैं जो लिंकेज देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है CH3 CH2OH, तो क्या इसमें लिंकेज है? पहले सोचो है कि नहीं। लिंकेज है। क्यों? क्योंकि देखो अगर आप इसको थोड़ा स्टाइल से लिख दो, थोड़ा सा अगर आपको नहीं लग रहा तो आप स्टाइल से लिख दो, OH को यहाँ लिख दो और इसे ऐसे लिख दो, तो आगे ना लिंकेज आ गई ना। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे CH3 CH2OH को, लिंकेज तो आ ही रही है। तो मैं इसे वैसे लिख देती हूँ, वैसे CH3 CH2OH, इसमें लिंकेज है। तो इथेनॉल है इसका नाम। वैसे रिएक्शन क्या है? रिएक्शन में आप कोई भी अल्कोहल या एल्डिहाइड और कीटोन ले लोगे और उसको आप ट्रीट करोगे NaOH और I2 के सोल्यूशन में। अब कई बार एग्जामिनर क्या करता है, NaOH और I2 नहीं लिखता, इसकी जगह ना वो एक और लिख देता है NaOI। तो एक ही बात है, क्योंकि जब NaOH और I2 रिएक्ट करेगा तो वो NaOI ही देगा। तो ये भी लिखा तो भी ठीक है, तो या तो ये दिया हो या तो ये दिया हो। ठीक है, होगा क्या? अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, क्योंकि रिएक्शन का नाम ही है आइडोफॉर्म रिएक्शन, तो एक चीज़ तो बननी है, वो है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म ही नहीं बना तो आइडोफॉर्म का मतलब क्या? तो एक चीज़ जो हमेशा बननी है वो है आइडोफॉर्म, जिसका फॉर्मूला होता है CHI3। और इसका पता है इंपॉर्टेंट क्यों है रिएक्शन? क्योंकि इसका कलर होता है बहुत सुंदर तो पता नहीं पर कलर होता है, येलो कलर होता है इसका, येलो PPT होते हैं। तो ये तो बनेगा ही बनेगा। अब आप सोचेंगे बाय प्रोडक्ट क्या है? तो जो भी आपको रिएक्टेंट दे रखा है ना, उसमें कार्बन चेक करो, तो एक कार्बन तो आइडोफॉर्म में चला गया, मतलब दो कार्बन थे, एक तो आइडोफॉर्म में चला गया। अब एक कार्बन बचा, तो एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनता है। तो एक कार्बन वाला सॉल्ट बनेगा HCOONA, सोडियम सॉल्ट बनेगा। क्या बोला मैंने? एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ठीक है, इसके अलावा आपको वाटर मिलता है और NaOH भी मिलता है। ठीक है, तो तो वाटर और NaI भी एज अ बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। ध्यान ये रखना है बस। मान लो यहाँ 3 कार्बन होते तो क्या करते? तो आइडोफॉर्म में तो एक ही कार्बन है ना, तो बाकी 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ओके, अगली रिएक्शन है हमारे पास कोल्ड बेस रिएक्शन। कोल्ड बेस रिएक्शन का यूज होता है सैलिसिलिक एसिड बनाने के लिए, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ऑल्सो इंपॉर्टेंट। इसको यहाँ लिख देते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। क्या चीज़ है सैलिसिलिक एसिड? तो देखते हैं इसे। आपने लेना है फिनोल या ONA भी ले सकते हैं आप, इसको बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, इस सोडियम फिनॉक्साइड को आपने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ट्रीट करना है। थोड़ा बहुत आप प्रेशर भी ले सकते हैं, इट इज़ अराउंड 4 to 7 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर का इतना कोई खास पंगा नहीं है, थोड़ा इधर उधर भी होगा तो भी चलेगा। होता क्या है? होता ये है कि Na की जगह H आ जाता है, तो यहाँ बनता है OH, और ये CO2 ओपन हो जाता है, तो CO2 को ओपन करके ऐसे लिख देते हैं, और ये Na यहाँ आ जाता है, तो ये Na आ गया। अब आप बोलोगे H कहाँ से आया था? तो H इस पोजीशन से आया है, क्योंकि अगर यहाँ CO2 लग रहा है तो यहाँ से H भी तो निकला होगा, तभी तो CO2 लग रहा है। तो यहाँ पे H निकलेगा, OH बनेगा और CuNa आ जाएगा। बाकी जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये Na की जगह H दे देगा, तो ये आपको मिलेगा OH और COONA, COH सॉरी, Na की जगह H आ गया।
COOH। इस मॉलिक्यूल का IUPAC नेम है, क्योंकि 1 2 पे OH लगा है, तो इसका IUPAC नेम है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, और प्यार से इसे बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। तो यही आपका सैलिसिलिक एसिड भी है, प्यार भरा नाम है इसका। ओके, तो नेक्स्ट रिएक्शन है रीमर टिमर। उसमें हम सैलिसिलिक एसिड नहीं बनाते, सैलिसल्डिहाइड बना देते हैं, ठीक है। तो इसी के जैसे ही करते हैं फिर। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन रीमर टिमर रिएक्शन। क्या करना है आपने, फिनोल लेना है। उसमें पहले वाली रिएक्शन में सोडियम पेरोक्साइड लिया था, इसमें फिनोल लिया है। फिनोल लेना है और उसको आपने ट्रीट करना है क्लोरोफॉर्म, जो CaCl3 इसका क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ, ठीक है। CHCl3 क्लोरोफॉर्म, याद रखना। और हीट भी कर सकते हैं आप। होता क्या है, OH की जगह ONA आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा CHO। बाद में जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करा लेंगे, H3O पॉजिटिव हाइड्रोलिसिस का साइन है, तो आपको मिलेगा OH और CHO। तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी आया है, और वैसे ये बेंजल्डिहाइड है। मतलब अगर आप OH ना लिखें तो ये बेंजल्डिहाइड मॉलिक्यूल है। तो बेंजल्डिहाइड के पैरा पे ऑर्थो पे या 2 पे, तो आप लिख सकते हैं 2 हाइड्रोक्सी या ऑर्थो हाइड्रोक्सी। तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, OH के लिए हाइड्रोक्सी वर्ड आया है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, और प्यार से इसे बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड, सैलिसिल एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन आता है, मैंने देखा भी है, काफ़ी बार पूछा जाता है कि रीमर टिमर में इंटरमीडिएट क्या होते हैं। तो इंटरमीडिएट बनते हैं इसमें कार्बीन। मैकेनिज्म नहीं करा रहे हैं, आपको करना भी नहीं है, पर एटलीस्ट इतना तो आपको याद रखना है कि इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है। तो इंटरमीडिएट बन रहा है इसमें डाइक्लोरोकार्बीन, सिंपली कार्बीन। जहाँ भी कार्बीन आ गया लिख लें। ओके, नाउ लास्ट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। बहुत सिंपल है। कहाँ यूज होती है, ये यूज होती है ईथर को प्रिपेयर करने में, प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। ईथर होते हैं ROR। कैसे, ईथर बनाने के लिए एक आपने लेना है RX अल्काइल हैलाइड, और एक आपने लेना है RONA। क्या क्या बोला मैंने, एक लेना है आपने RONA और एक आपने लेना है RX। यहाँ पे मैं R की जगह कोई ग्रुप भी ले सकते हो, अल्काइल ग्रुप भी, पर फिलहाल मैं R ले रही हूँ। तो देखो Na हमेशा प्लस होता है, RO हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। यहाँ पे X पार्शियल नेगेटिव और R पार्शियल पॉजिटिव। कुछ नहीं करना, पहले आपने मॉलिक्यूल में पोलैरिटी लेके आनी है, Na पॉजिटिव, RO नेगेटिव, X पार्शियल नेगेटिव, R पार्शियल पॉजिटिव। इसके बाद आपने क्या करना है, अटैक कराना है। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा और इसको बाहर निकाल देगा। ध्यान सुनो, ये नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव अटैक करता है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा। नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा और X को बाहर निकाल देगा। तो अब RO ने किस पे अटैक किया था, R पे, तो क्या मिलेगा। अगर मैं इसको R' लिख लूँ कि चलो R' है, तो बन जाएगा R'(ONOR) और साथ में NX बाहर निकल गया, तो बन गया ना ईथर, ठीक है। अब ना इस रिएक्शन में आपने 2 चीज़ें ली हैं। क्या, एक आपने लिया है सोडियम अल्कोक्साइड, इसको अल्कोक्साइड बोलते हैं, RO नेगेटिव को बोलते हैं अल्कोक्साइड। यहाँ लिख देते हैं कहीं, दिस इज अल्कोक्साइड आयन। तो आपने इसमें 2 चीज़ें ली हैं, एक तो आपने ले लिया अल्कोक्साइड, सोडियम अल्कोक्साइड आयन या अल्कोक्साइड, और दूसरा आपने लिया अल्काइल हैलाइड। और इसमें बात क्या है, बात यह है कि ये रिएक्शन जो है ना SN2 मैकेनिज्म के थ्रू हो रही है। मैकेनिज्म नहीं कर रहे हैं, बस याद रखने कि SN2 मैकेनिज्म है। तो SN2 मैकेनिज्म है, और अगर आपको थोड़ा सा याद हो मैकेनिज्म, तो SN2 मैकेनिज्म में वो मॉलिक्यूल ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं जिनमें क्राउडिंग कम होती है। मतलब अल्काइल हैलाइड में लेस क्राउडिंग होनी चाहिए, या आप कह सकते हो कि डिग्री कम होनी चाहिए। यानी कि इसमें एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है या नोट क्या है, नोट ये है कि जो आपका अल्काइल हैलाइड होना चाहिए ना, उसकी डिग्री कम होनी चाहिए, क्योंकि SN2 वो तभी देगा, अदरवाइज वो कुछ और SN1 या एलिमिनेशन कुछ और दे देगा, ठीक है। तो नोट ये रखना है आपने कि RX शुड बी 1 और 2 डिग्री ओनली, इट शुड नॉट बी 3 डिग्री, शुड नॉट बी 3 डिग्री, 3 डिग्री नहीं होना चाहिए,
ओके, वरना कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है। और ये इधर तो मिल ही गया आपको। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी मैंने सारी की सारी आपको बता दी हैं। भैया रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, क्योंकि नेमिंग रिएक्शन है, पक्का है क्वेश्चन आएगा। अब आप कितना अच्छे से रिवाइज करते हैं इस पर डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं, कितना अच्छा आप कितना अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं। अगर आपको कमेंट सेक्शन में कोई डाउट होगा तो बता देना, मैं कोशिश करूँगी इसको सॉल्व करने की, और कोई वीडियो सजेशन होगा तो वो भी बता देना। और पढ़ना ज़रूर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यार से बनाएं। नोट बना लिए ना आपने अच्छे अच्छे कलरफुल, तो बस अब याद करना स्टार्ट कर दो। तो फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।